हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। इससे पहले कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री शुरू करें, मैं आज के लेक्चर का फ्लो बता देता हूँ। हम लोग सबसे पहले एंगल के बारे में जानेंगे। एंगल क्या होता है, एंशिएंट टाइम में एंगल कैसे मेजर किया जाता था, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, और आज हम लोग किस तरीके से मॉडर्न टाइम में उसको यूज कर रहे हैं, कैसे मेजर कर रहे हैं। एंगल की पूरी हिस्ट्री के साथ ट्रिगोनोमेट्री पे हम लोग पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से बना है, दो लैटिन शब्द ट्राइगोन और दूसरा शब्द है मेट्रिया। ट्राइगोन का मतलब ट्रायंगल होता है, जैसे पॉलीगन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह ट्राइगोन है, और ट्राइगोन का मतलब ट्रायंगल होता है। दूसरा शब्द है मेट्रिया का मतलब होता है मेजर। ट्रायंगल का मेजरमेंट निश्चित तौर पर शुरू में हम लोग जानते हैं, ज्योमेट्री के बारे में लोग बहुत पहले से सोचते रहे, एंशिएंट टाइम से ही सोचते रहे। पाइथागोरस थे हमारे सामने। पाइथागोरस के बारे में हम लोग जानते हैं, उन्होंने एक बहुत रूल निकाला था, एक बहुत बेहतरीन रूल था 90 डिग्री ट्रायंगल के लिए, जिसमें ये बात पता चला था कि 90 डिग्री ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। चाहे वो ट्रायंगल बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता है, ये हमेशा ही 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लॉ को फॉलो करेगा। ठीक उसी तरह से शुरुआत में ट्रायंगल के मेजरमेंट से ट्रायंगल की शुरुआत, ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत होती है। लेकिन आज हम लोग जब आगे देखेंगे कि ये ट्रायंगल के बाहर की चीज है, जब इसकी पूरी हिस्ट्री और ठीक से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है इसकी शुरुआत तो सबसे पहले इंडिया में आर्यभट्ट सबसे पहले काम कर रहे थे एक आर्क पे, और वहां से ट्रिगोनोमेट्री शुरू होता है। तो वो हम लोग उसकी हिस्ट्री पर जाए, उसके पहले हम लोग एंगल की हिस्ट्री पर चलेंगे। अब एंगल क्या होता है दोस्तों, एंगल की अगर हम लोग बात करें, एंगल क्या होता है, तो एंगल दोस्तों हम लोग पहले भी जानते हैं कि दो लाइन जब नॉन पैरेलल लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो एंगल बनाती है। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जब एक लाइन का रोटेशन हम लोग मेजर करें, सेंस ऑफ रोटेशन, जब एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें एक सेंस ऑफ रोटेशन का फील आ रहा है। हम एक लाइन ले रहे हैं और हमने कहा कि एक पॉइंट को फिक्स करके इसे रोटेट करवाओ, तो ऑब्वियसली हम कुछ यहाँ पहुंचेंगे और आगे बढ़े अगर तो और आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर इसी तरह ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग एंगल मिलेगा हमें, है। तो इसी तरीके से लोगों ने ये देखा कि कैसे एंगल एक सेंस ऑफ रोटेशन को दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही किसी क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि उसको मेजर करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत होती है। तो एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट कैसे बना, अभी हम लोग उस पर चलेंगे। लेकिन पहले हम लोग लिख लेते हैं एंगल क्या होता है। तो एंगल क्या है, सेंस ऑफ रोटेशन, ठीक। और इसी ही हम लोग मेजर करते हैं, तो क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक इसी तरह एंगल भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और सेंस ऑफ रोटेशन को मेजर करें तभी हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, मेजर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये एंगल को सबसे बेसिक तरीके से समझा जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि एंगल को कितने तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट मेजर करने के लिए यूनिट्स बनाना पड़ेगा। और यूनिट कैसे बना, ये हम लोग अभी तक जो पढ़ते आए हैं वो हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। लेकिन ये डिग्री 90 डिग्री क्यों, एक राइट एंगल को 90 ही क्यों हम लोग कहते हैं, या एक टोटल वन रिवोल्यूशन को 360 डिग्री क्यों कहते हैं, इसकी हिस्ट्री पे हम लोग आते हैं। तो एंगल को मेजर करने का सबसे जो डिफरेंट मेथड है, अलग अलग तरीके इजाद किए गए एंशिएंट टाइम में ही, और उसमें जो सबसे पहला तरीका था जो इजिप्ट में डेवलप हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। डिफरेंट सिस्टम के अंदर एंगल को मेजर किया जाता है।
तो अभी हम लोग सबसे पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम्स की बात करेंगे। मैं टॉपिक दे रहा हूं डिफरेंट systems to measure angle। अब डिफरेंट सिस्टम्स क्या क्या है, क्योंकि हम लोग पहला सिस्टम हम लोग जैसा कि जानते हैं डिग्री में मेजर करते हैं, तो सबसे पहले यही सिस्टम लेते हैं। पहला जो सिस्टम लेते हैं उसे बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसका यूनिट है डिग्री। अब बात ये कि सेक्साडेसिमल सिस्टम कैसे बना, कैसे हम लोग कहें कि सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर डिग्री में 1 कंप्लीट रोटेशन को 360 क्यों बांटा गया। तो इसकी हिस्ट्री है, जो सबसे एंशिएंट टाइम में लोग ज्योमेट्री की जो लोगों की समझ डेवलप हुई थी वो आसमान को देख करके हुई थी। आसमान में तारों का पोजीशन, सूरज का पोजीशन, हर दिन सूरज उगता था, लोग ये ऑब्जर्व करते थे, और हर दिन डूब जाता था, फिर ईस्ट से निकलना और वेस्ट में डूबना। लेकिन एक और ऑब्जर्वेशन कई हजारों सालों में लोगों ने किया। वो क्या ऑब्जर्वेशन था, करीब उस समय क्योंकि गणना यानी कि मेजरमेंट या फिर काउंटिंग का उस तरीके से मेथड नहीं मौजूद था जो परफेक्शन से कैलकुलेट किया जा सके, लेकिन लोगों ने अप्रोक्सीमेटली ये कैलकुलेट किया था कि करीब ठीक 360 दिन के बाद यानी कि 360 डेज के बाद जो सन अपना पोजीशन रिपीट करता है, अपने पोजीशन को वापस से फॉलो करता है। फिर लोग सोच रहे होंगे आप लोग कि सूरज तो हर दिन सेम पोजीशन से निकलता है और सेम में डूबता है ना, ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूबता है। लेकिन ऐसा अगर हम लोग ईस्ट और वेस्ट के टर्म्स में बात करें तो कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर पोजीशन की बात करें, एग्जैक्ट सन के पाथ की बात करें, तो सन हर दिन अलग अलग पाथ से रोटेट करता है, हर दिन अलग अलग पाथ से रोटेट करता है। हम लोग जानते हैं जब ठंड का मौसम आता है तो सन थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जब फिर गर्मी आती है तो वापस से साउथ की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो जाता है। तो हर दिन सन का पोजीशन, ऐसा नहीं कि एक टाइम में आके अचानक से सन का पोजीशन शिफ्ट करता है, हर दिन थोड़ा शिफ्ट करता रहता है। ये हम लोग ऑब्जर्व भी किए होंगे। तो इसी तरीके से एंशिएंट टाइम में लोगों ने भी ऑब्जर्व किया था कि सन हर दिन अलग अलग पाथ को फॉलो करता है, और सेम पाथ को ठीक एग्जैक्टली 360 डेज अप्रोक्सीमेटली था वहां पर, 360 डेज के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा था। तो लोगों ने कहा अच्छा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, क्योंकि पहले तो ये माना जाता था कि अर्थ सेंटर में है और सन रोटेट कर रहा है ना, तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन तभी पॉसिबल हुआ होगा जब 360 डेज हो गया होगा। तो लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, 1 कंप्लीट रोटेशन को 360 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, यानी कि 1 पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें एक दिन में सन का पाथ चेंज होना, एक दिन में जितना एंगल के टर्म्स में अगर बात करें तो एक दिन में जितना एंगल सन चेंज कर रहा है, जितना पाथ चेंज कर रहा है, आज यहां से होगा, कल हो सकता है यहां से हो, और ये जो एंगल है एक दिन में पाथ जो भी चेंज आया उसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। ऐसे लोगों ने बांटा था, ठीक है। तो 1 डिग्री क्या था, 1 डिग्री का सिंबल बाद में, 1 डिग्री को लोगों ने कहा क्या है, तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन बाय 360, 1 रेवोल्यूशन बाय 360, ये 1 डिग्री का डेफिनेशन था। लोगों ने कहा कि 1 डिग्री का ये डेफिनेशन है, और डिग्री का जो यूनिट होता है वो हम लोग जानते हैं, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 डिग्री अपने आप में एक यूनिट है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ऐसे होता है। तो 1 डिग्री का 1 रेवोल्यूशन बाय 360, इसका क्या मतलब है
1 रेवोल्यूशन यानी कि एक सर्कल की बात हुई, ठीक। अगर हम एक पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में कट करें ऑन एंगल आर्क में, 360 इक्वल आर्क में अगर हम लोग कट करें तो सेंटर पे एक आर्क जितना एंगल बनाएगा, सेंटर पे जितना एंगल एक आर्क बनाएगा दैट इज 1 डिग्री होगा। ये ऑब्वियसली 360 इक्वल पार्ट्स की बात हो रही है, इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो 1 डिग्री क्या कहलाएगा? एक कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट सर्कल को 360 इक्वल आर्क में डिवाइड करो और वो जितना सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगा दैट इज 1 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री का डेफिनेशन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन बाय 360 डिग्री, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब बात आती है कि ठीक है राइट एंगल में 90, राइट एंगल फिर क्या होता है? तो राइट जैसा कि नाम में है राइट, लोगों ने ये कहा कि लोग इंक्लिनेशन की बात कर रहे थे और इंक्लिनेशन में जैसे ही लोग उसका प्रैक्टिकल यूज कर रहे थे, जैसे ही लोग डिफरेंट टाइप से यूज कर रहे थे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो लोगों को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक दीवार अगर बनानी है मान लो, या कुछ खड़ा करना है, पिरामिड बनाना है, तो एक मतलब वो ये चाहते हैं कि वो किसी तरफ इंक्लाइन ना हो, एकदम हॉरिजॉन्टल के, हम लोग जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल पर एकदम परपेंडिकुलर हो। तो इसके लिए बहुत राइट मेजरमेंट करना पड़ेगा, बहुत सही मेजरमेंट करना पड़ेगा। और वहां से लोगों ने कहा कि अच्छा असल में ये राइट एंगल है, दैट इज राइट एंगल, जो एकदम राइट हॉरिजॉन्टल पर एकदम राइट बनाता हो, जो हॉरिजॉन्टल को इक्वल 2 पार्ट एंगल में डिवाइड करता हो, और वहां से शब्द आया है राइट एंगल। तो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। राइट एंगल क्या है? राइट एंगल एक हॉरिजॉन्टल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना कहें, या एक पूरा सर्कल को 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना कहें। अगर हम एक कंप्लीट सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना कहें, 4 इक्वल आर्क्स में, या फिर एक हॉरिजॉन्टल को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करना कहें, वो राइट एंगल कहलाया, ठीक है। तो ये मैं लिखा नहीं रहा हूं, लोग समझ गए होंगे। तो 1 राइट एंगल ये हुआ 1 बाई, मैं मैथमेटिकल टर्म में लिखता हूं, 1/4 ऑफ 1 रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। 1/4 ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन 1 राइट एंगल कहना है, ठीक। तो ठीक इसी तरह अगर सेम लॉजिक से जाए तो 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल क्या बन गया? 1 राइट एंगल क्या बन गया? 1 राइट एंगल, क्योंकि 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना डिग्री के टर्म्स में अगर बात करें तो 360 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये टोटल 360 इक्वल पार्ट है, तो 360 डिग्री है ना। तो 1 राइट एंगल क्या हो गया? 360 डिग्री बाई 4, 1/4 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री, तो 1/4 ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी 360/4, दैट इज इक्वल टू 360/4 डिग्री। एंड जब हम लोग ये देखते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है कट करके, यहां से 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री का कंसेप्ट आया था, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे चलता हूं, ठीक है। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग यूनिट्स की बात करते हैं, हम लोग जैसे ही यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स की बात में हम लोग ये देखते हैं कि किस लेवल पे यानी किस स्केल पे मेजर किया जा रहा है, उसका यूनिट से बहुत ज्यादा लेना देना होता है। अगर मान लो लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, लेंथ को मेजर करना है, तो अगर मुझे एक
स्केल को मेजर करना है या एक दीवार को मेजर करना है तो हो सकता है हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में करें। लेकिन अगर हमें दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोग कहते हैं कि यूनिट मीटर सेंटीमीटर से बढ़िया यूनिट किलोमीटर होगा। अगर दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस करना है, दो तारों के बीच का करना है तो हम लोग लाइट ईयर और पार्सेक में बात करते हैं, है ना। तो इसका ये मतलब है कि यूनिट अपने आप में स्केल पर डिपेंड करता है, किस स्केल पर मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है। अब बात ये आई क्योंकि बिगनिंग हुआ था कि आसमान में तारों को देखते हुए, सन के पोजीशन को देखते हुए और उस लार्ज स्केल पे वेरी स्मॉल एंगल का फर्क जो है बहुत बड़ा फर्क बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा कि 1 डिग्री का फर्क इससे भी कम होगा। ये मैंने फिगर अगर जूम करके एक तरह से बनाया हो तो कुछ ऐसा मैंने कहा कि 1 डिग्री का फर्क है। लेकिन अगर यही 1 डिग्री का फर्क वेरी लार्ज स्केल पे मैं बात करूं तो कुछ ऐसा जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ये आर्क रेडियस के साथ आर्क का साइज बढ़ता ही जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब, और हमने तारों को जब यहाँ से देख रहे हैं तब तो बहुत दूर, बहुत लंबा डिस्टेंस है, यानी कि 1 डिग्री भी, एक का अगर 100th पार्ट ऑफ डिग्री यानी 1/100 डिग्री भी अगर थोड़ा सा भी डेविएशन होता है तो उस स्केल पे वो जमीन आसमान का फर्क होगा, बहुत दूर, बहुत डिफरेंस होगा उसकी पोजीशन में। यानी कि यहाँ से किसी तारे को अगर हम लोग देख रहे हैं और उसमें 0.1 डिग्री का भी फर्क अगर कर लें तो एकदम हम किसी दूसरे पोजीशन पे पहुंचेंगे। ठीक इसी तरीके से 1 डिग्री से भी छोटा यूनिट की जरूरत है वहां के फर्क को अगर हमें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि 1 डिग्री में तो बात नहीं हो रही, तो क्यों ना छोटा यूनिट बना दिया जाए। तो यहाँ पे ये कहा गया कि 1 डिग्री से भी छोटा यूनिट क्या होगा, 1 डिग्री से भी छोटा यूनिट। तो फिर लोगों ने कहा क्योंकि अब 360 इक्वल पार्ट्स थी और इसीलिए हम लोग उसको सेक्साडेसिमल कहे थे, क्योंकि उसमें 60 का डिवीजन हो रहा था, 60 के मल्टीपल में डिवीजन हो रहा था। क्योंकि हम लोग जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर देखते हैं तो उसमें 10 या 100 का डिवीजन होता है ना। ठीक इसी तरह ये लोग 60 का डिवीजन को मानते थे, कर पाए थे। तो 60 के डिवीजन से अगर चले तो उन्होंने कहा कि क्यों ना 1 डिग्री को और छोटा यूनिट बनाने के लिए 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। अब 60 इक्वल डिवीजन, 1 डिग्री अपने आप में हमें बहुत छोटा लगता है और उसका भी 60 इमेजिन करना मुश्किल है, 60 इक्वल पार्ट्स, है ना। तो 1 डिग्री का 60 इक्वल पार्ट्स 60 डिवीजन में उसे डिवाइड कर दिया गया। तो अब ये सवाल कि 1 डिग्री को 60 छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया गया है, तो उस एक टुकड़े को 1 यूनिट बोला जा रहा है क्योंकि हमें नया यूनिट बनाना है। तो उस नए यूनिट का नाम क्या रखा जाए, अब ये बात है। तो लोगों ने कहा कि अच्छा 1 डिग्री को माइन्यूट, वेरी माइन्यूट छोटे छोटे उसमें बांटा गया है पार्ट्स में, तो वहां से लोगों ने कहा क्यों नहीं इसका नाम माइन्यूट से मिनट कर दिया जाए, ठीक है। तो वहां से लोगों ने कहा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिविजन्स। और हम कहें, मैं डिविजन्स को भी मिटा दे रहा हूं, माइन्यूट डिवीजन, 60 माइन्यूट डिविजन्स, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 माइन्यूट डिविजन्स, और 60 माइन्यूट डिविजन्स का सीधा सीधा मतलब है 1 माइन्यूट डिवीजन को, इसी माइन्यूट डिवीजन को नाम दिया गया, उसका जो 1 पार्ट होगा, 1 माइन्यूट डिवीजन इज कॉल्ड 1 माइन्यूट से ही मिनट आया, 1 मिनट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, अब सब लोग घड़ी, जैसे ही मैं 60 की बात कर रहा हूँ, मिनट की बात कर रहा हूँ, सब लोग घड़ी को इमेजिन कर रहे होंगे। सबके घर में घड़ी है, सबके हाथों में घड़ी है, और घड़ी को हम लोग जानते हैं क्या है 1, उसमें भी देखो 60 का डिवीजन, 60 के डिवीजन पे ही वर्क करता है। 1 आवर, 1 कंप्लीट रोटेशन का मतलब 60 डिवीजन 60 मिनट, यानी कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन को वहां पर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि 1 मिनट
1 मिनट क्या हुआ 1 डिग्री बाई 60, यहाँ पे एंगल है, टाइम भी इसी तरीके से मेजर किया गया, वो एक अलग स्टोरी है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे 1 मिनट क्या है, एंगल का मेजरमेंट है, एंगल का एक यूनिट है। लेकिन इससे भी नहीं काम बन रहा था, क्योंकि जब बात कर रहे थे वेरी लार्ज डिस्टेंस की, जब हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत लार्ज डिस्टेंस पे 1 मिनट भी बहुत बड़ा फर्क पैदा कर रहा था, उससे भी यूनिट, छोटे यूनिट की बात हुई कि इससे छोटा यूनिट हो तो क्या होगा, क्या कहा जाए। तो लोगों ने कहा कि फिर 60 डिवीजन कर दो। तो फिर लोगों ने कहा कि 1 मिनट को फिर अगेन 60 डिवीजन करने में यूनिट फिर 1 यूनिट बनेगा, उस 1 यूनिट का नाम क्या रखा जाए। तो लोगों ने कहा कि ये पहला माइन्यूट डिवीजन हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो लोगों ने कहा कि वो दूसरा माइन्यूट डिवीजन कर रहा है, दैट इज 1 मिनट इज इक्वल टू, अच्छा 1 मिनट को 1 डैश से भी दिखाते हैं, ये सिंबल है, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड माइन्यूट डिवीजन। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड माइन्यूट डिवीजन। और 60 सेकेंड माइन्यूट डिवीजन जब बोला गया तो लोगों ने कहा क्यों नहीं इसका नाम 60 सेकेंड रख दिया जाए। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, दैट इज नोन एज 60 सेकेंड, ठीक, 60 सेकेंड। और 60 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड की बात अगर करें, 1 सेकेंड, तो इसको ऐसे शो करते हैं 1 डैश से, एंड विच इज इक्वल टू क्या होगा, विच इज इक्वल टू 1/60 मिनट, 1/60 मिनट, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे मिनट का नहीं किए, अच्छा ठीक है, 1 मिनट डिवीजन अगर करना है, 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के इक्वल होगा, 1/60 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। सेम लॉजिक से आगे चले तो 1 सेकेंड डिग्री में अगर चेंज करना हो, सॉरी सेकेंड में डबल डैश होता है, 1 सेकेंड अगर डिग्री में मेजर करना हो तो 1/60 ऑलरेडी है, 1/60 में एक और 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड, विच इज इक्वल टू यहां भी 1/60 इंटू 60 सेकेंड जैसे टाइम का होता है। तो ये हमने देखा कि ये कुछ यूनिट्स बने हमारे क्या, डिग्री से भी छोटा यूनिट, मिनट से भी छोटा यूनिट सेकंड। क्लियर है, ठीक, इसे नोट कर लो, फिर आगे हम लोग चलेंगे। मिटा रहा हूं मैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है, अच्छा पहले कुछ रिलेशंस को डायरेक्ट हम लोग के पास फॉर्मुलाइज कर लेते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच मिनट, 60 मिनट, एंड हाउ मच सेकेंड, 3660 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, ये रिलेशन है, ठीक। उल्टा रिलेशन भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी उस पर मैंने करा दिया है तो अभी नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल हमारे पास मान लो है 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। इसे अगर मिनट में बदलना हो क्या करना होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 इंटू 60 मिनट हो जाएगा। ठीक इसी तरह इसे सेकंड में करना है तो एक और 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 120 इंटू 60 इंटू 60। इसे सॉल्व करके जो भी आएगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन ये इसलिए नहीं बना है कि हम लोग एंगल को मिनट और सेकंड में चेंज करें। अब इसकी जरूरत कहां पर है, फॉर दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मान लो लिखना है 45.5 डिग्री,
45.5 डिग्री, ठीक है। तो 45.5 है ना, डेसिमल के बाद अगर कोई आता है पॉइंट में, डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन जीरो क्वांटिटी आता है तो ये इसीलिए बनाया गया कि डेसिमल के बाद वाले को आप मिनट में और उसके बाद फिर भी आता है तो उसको सेकंड में चेंज करें। जैसे 45 डिग्री है तो डेसिमल के बाद 0.5 है, 45 को आपने नहीं बदलना है, 0.5 को बदलना है मिनट में, ठीक है। तो इसका मतलब इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 45 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, ठीक है। और विच इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस, इसे मिनट में बदलना है, मिनट में बदलने के लिए 0.5 इंटू 60 करना पड़ेगा, इतना मिनट, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 30 मिनट। और प्लस भी नहीं लिखते, लिखने का ये तरीका 45 डिग्री एंड 30 मिनट, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा बहुत कम जगह ऐसे मतलब लिखना ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अब मान लो दूसरा एग्जांपल और चलते हैं, ठीक है। अब ऐसे रहता 45 डिग्री नहीं 45.52 डिग्री। अब इसे कैसे लिखेंगे, सेम तरीके से कैसे लिखेंगे, ये एग्जांपल 3 है हमारा, 45 डिग्री प्लस 0.52 इंटू 60 मिनट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, 2 6 2 12, 1 6 5 31.2 मिनट। अब अगेन इसके अंदर देखो पॉइंट में आ गया, डेसिमल के बाद नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो अगेन उसके बाद उसे सेकंड में बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 31 मिनट प्लस 0.2 मिनट को सेकंड में बदल देते हैं, 0.2 को क्या आ जाएगा इंटू 60 सेकेंड्स, एंड विच इज 45 डिग्री 31 मिनट एंड 6 2 12 सेकंड। यही इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इस तरीके से या तो इससे ये निकालना हो सकता है, ये निकाल जो भी देगा हम लोग निकाल सकते हैं, हमें बेसिक लॉ, इसका बेसिक लॉजिक पता है, ठीक है। तो ये था सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें यूनिट क्या था, डिग्री, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूं, अब चलते हैं सेकेंड यूनिट पे, सेकेंड सिस्टम पे, क्योंकि एक सिस्टम सेक्साडेसिमल था, सेकेंड सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम का दूसरा नाम सेंटीसिमल सिस्टम भी है, सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम का जो यूनिट होता है उसको कहते हैं ग्रैड यूनिट। ग्रैड का मतलब भी डाउन होता है, नहीं डाउन नहीं, हाँ ग्रैड बना है ग्रैडस से, ग्रैड एक लैटिन वर्ड ही है शायद, और ये मुझे याद नहीं है ठीक से, बट ग्रैडस से बना है, ग्रैडस। जैसे डिग्री जो है ना, डिग्री बना है डे, और ग्रैडस, डे ग्रैडस से, उसी तरह ग्रैडस से ही बना है, और ये फ्रेंच सिस्टम में यूनिट ग्रैड है। अब फ्रेंच सिस्टम में कैसे एंगल को मेजर किया गया, कैसे बांटा गया, तो फ्रेंच सिस्टम में सेंटीसिमल सिस्टम हम लोग इसे यूज भी करते हैं।
100 या 10 का डिवीजन, 10 के मल्टीपल में डिवीजन होता है। जैसे वहां 60 के मल्टीपल में डिवीजन हो रहा था, यहाँ पर 10 के मल्टीपल में डिवीजन हो रहा था। और इसका सबसे बेसिक लॉजिक कहाँ से शुरू होता है? तो एक राइट एंगल, वही वाला राइट एंगल जो हम लोगों ने पहले देखा, यानी 90 डिग्री, एक राइट एंगल को 100 इक्वल डिवीजन में उन्होंने बांटा। इस सिस्टम में क्या हुआ? वन राइट एंगल इज डिवाइडेड into 100 equal parts। यानी कि एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया और वन पार्ट इज कॉल्ड वन ग्रैड। उसके एक पार्ट को एक ग्रैड कहा गया। ठीक है, ग्रैड यानी कि अगर हम लोग डिग्री से ग्रैड का रिलेशन करें तो कैसे होगा? 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 इक्वल पार्ट्स, 100 ग्रैड, वन पार्ट को वन ग्रैड करते हैं तो 100 ग्रैड होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर हम लोग बात करें ग्रैड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो 100 ऊपर छोटा सा g। ठीक है, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रैड बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं, साइड में कर देता हूं। ठीक है, इसी तरह अगर हमें बात करना हो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच ग्रैड की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 100 बाई 90 ग्रैड 1 डिग्री। ठीक है, ये भी चेंजिंग फैक्टर। फिर अगर हम लोग बात करें 1 ग्रैड की तो हाउ मच डिग्री? 1 ग्रैड इज इक्वल टू 90 बाई 100 डिग्री। यहां से हम लोग जो भी आएगा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मिनट और सेकंड के साथ भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। वो अब मैं करा नहीं रहा हूं, वो आप लोग खुद करें, प्रैक्टिस करें। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, ग्रैड हो गया। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर लें, अगर 45 डिग्री को ग्रैड में चेंज करना है, 45 डिग्री को अगर ग्रैड में चेंज करना है, क्या करना होगा? 45 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 बाई 90 ग्रैड, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 100 बाई 90 इंटू 45, 100 बाई 90 1 डिग्री का होता है और 45 डिग्री का इतना इंटू 45 ग्रैड आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व अगर करें तो 45 2 जा 90 2 50, दैट इज 50 ग्रैड। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। 120 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच ग्रैड, तो फिर 100 बाई 90 से मल्टीप्लाई करना होगा 120 को। सेम लॉजिक। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे, अब मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक, फिर तीसरा एग्जांपल लें अगर हम लोग 45.5 डिग्री कितना हो जाएगा? सेम 100 बाई 90 इंटू 45.5 ग्रैड। ठीक है, अब अगला एग्जांपल अगर ले, अगर 50 ग्रैड, 50 हम लोगों ने कर दिया, चलो अगर 35 ग्रैड इस को डिग्री में चेंज करना है तो क्या करना होगा? अब तो क्योंकि 1 ग्रैड इज इक्वल टू 90 बाई 100 डिग्री है, तो 35 ग्रैड इज इक्वल टू 90 बाई 100 इंटू 35, तो ये हो जाएगा कितना? 90 बाई 100 इंटू 35 डिग्री।
एंड सो ऑन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं अब। तो ये था फ्रेंच सिस्टम। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब जिसकी बात हमें सबसे ज्यादा करनी है, जो पूरी ट्रिगोनोमेट्री में हमारे साथ चलेगा, वो है सर्कुलर सिस्टम। ये हो गया थर्ड सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? अब सब बात सर्कुलर सिस्टम की करते हैं। तो सर्कुलर सिस्टम ये कहता है कि आप एंगल को सिर्फ दो लाइन या एक लाइन के रोटेशन के तौर पे सिर्फ मत देखो, उसको एक पूरा सर्कल का हिस्सा मानो। हम जब भी एंगल की बात करते हैं, गौर करना, हम लोग जब भी एंगल की बात करते हैं, हम लोग एक सर्कल पर ही तो घूम रहे होते हैं। एक सर्कल पर हमने कितना घूमा है, अगर मैं बात करूं एक सर्कल पर हमने कितना घूमा है ना, तो एंगल की बात करते हैं, चाहे वो राइट एंगल हो या अदर कोई भी एंगल हो, है ना। तो हम लोग सर्कुलर सिस्टम कहता है कि सर्कल पर मूव करो, एक सर्कल बनाओ और सर्कल के का कोई भी आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है उसकी बात करो, यानी आर्क की बात करते हुए एंगल की बात करो। ठीक है, तो सर्कुलर सिस्टम कहता है कि सर्कल की बात हमें करनी है। ठीक है, सर्कल की बात हमें करनी है और सेंटर पे कोई भी आर्क, जैसे एक फर्स्ट क्वाड्रेंट सब लोग जानते हैं, फिर भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक आर्क जो है राइट एंगल वाला, वो 90 डिग्री बनाता है, इधर वाला भी 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि एक सर्कल सेंटर पे सर्कल का डिफरेंट आर्क डिफरेंट एंगल बना सकता है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि सर्कुलर सिस्टम में यूनिट क्या है। तो सर्कुलर सिस्टम के अंदर यूनिट है रेडियन। रेडियन बोलते हैं उसे, रेडियन। यूनिट क्या होगा? रेडियन। ठीक, रेडियन क्या होता है? रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया है? तो जैसे डिविजन्स हम लोगों ने देखा, चाहे वो फ्रेंच सिस्टम हो या फिर उसके पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम हो, उसमें डिविजन्स करके बात हो रही थी, यूनिट का डिवीजन डेफिनेशन हुआ आया था। लेकिन यहाँ पर डिवीजन करके नहीं, यूनिट जो है, रेडियन का जो डेफिनेशन है वो डिवीजन से डायरेक्टली, कुछ डायरेक्ट डिवीजन से नहीं जुड़ता है। मतलब अगर उसको हम लोग देखें कि वो क्या है, तो मैं सर्कल पे ही बना रहा हूँ। वन रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया है? वन रेडियन का मतलब क्या होता है, पहले मैं बताता हूँ। वन रेडियन का मतलब होता है कि जो सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, सर्कल का एक ऐसा आर्क की एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, एक ऐसे आर्क के एंगल की बात कर रहे हैं जो कि सेंटर पे एंगल बनाए, और उस आर्क का जो लेंथ है, यानी कि ये जो आर्क लेंथ है, ये जो लेंथ है L, ये रेडियस के जब इक्वल हो जाए, यानी कि जब एक आर्क का लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए, तब जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको हम लोग कहते हैं वन रेडियन। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक सर्कल का एक ऐसा आर्क जब सेंटर पे एंगल बनाए और रेडियस के इक्वल हो जाए आर्क लेंथ, तब जो एंगल बनेगा वो वन रेडियन कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो वन रेडियन क्या होगा? द एंगल सबटेंड बाय एन arc having arc length equal to radius of circle। जब आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए,
और वो जितना सेंटर पे सबटेंड करेगा, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑन सेंटर कर देना यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देना ऑन सेंटर, ठीक है। सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक। अब 1 रेडियन जब ये कहलाया तो उसके रिलेशंस अगर मैं कहूँ 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल होगा तब कैसे निकालेंगे? अगर मैंने कहा ये तो r है, तब आपने कहा कि 1 रेडियन है। अब रेडियन के टर्म्स में अगर हमें रेडियन की यूनिट में 1 कंप्लीट रोटेशन की बात करनी है तो कैसे बात करेंगे? तो हमारे पास यूनिटरी मेथड है। क्यों? r जब आर्क लेंथ है तब एंगल कितना? तब एंगल 1 रेडियन। आर्क लेंथ, यहाँ आर्क लेंथ इज इक्वल टू, अगर r है, यहाँ आर्क लेंथ लिखते हैं, चलो ऐसा लिखते हैं, यहाँ एंगल लिखते हैं, ठीक है। आर्क लेंथ अगर r है, ठीक है, तो एंगल कितना? 1 रेडियन, ठीक। और 1 कंप्लीट जब रोटेशन की बात करनी है तो आर्क लेंथ कितना होगा? 1 कंप्लीट यहाँ से चले और फिर यहीं पहुंच गए। आर्क लेंथ का मतलब क्या होगा? सर्कमफेरेंस 2 पाई r। तो जब आर्क लेंथ r है, तो जब आर्क लेंथ 2 पाई r हो, 1 कंप्लीट रोटेशन का मतलब 2 पाई r हो, तो कितना एंगल? तो वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले 1 का निकाल देते हैं। 1 हो जब आर्क लेंथ तो 1 बाई r रेडियन, ठीक। और इसी तरह 2 पाई r हो तब कितना? 1 बाई r इंटू 2 पाई r, 1 बाई r इंटू 2 पाई r कट गया, एंड विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। रेडियन का सिग्नेचर ऐसे है, पर मैं c छोटा सा लिख दूं, ठीक। तो 1 कंप्लीट रोटेशन का मतलब 2 पाई रेडियन हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ? मैं यहां लिख रहा 1 कंप्लीट रोटेशन कितना बनाया? 2 पाई रेडियन, ठीक है। ये हो गया। अब मैं कहूं कि हाफ कंप्लीट रोटेशन तो पाई रेडियन हो जाएगा, ठीक है। मैं रिलेट करता हूं आगे, नोट कर लो, इसे मिटा रहा हूं। इसे भी मिटा दिया, चाहिए रेडियन, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। इस 1 कंप्लीट रोटेशन से डिग्री और रेडियन में पहले रिलेट करते हैं। 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना डिग्री? 360 डिग्री। 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, तो 2 पाई बाई 360 रेडियन। और इसको और अच्छे से लिखें तो इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 से कट गया, यानी कि पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब पाई बाई 180 रेडियन हो गया, समझ आ गया। अब हमें जो भी एंगल निकालना है डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, करके देख लेते हैं। अगर हमने पूछा 1 राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, चलो 90 डिग्री लिख देते हैं। 90 डिग्री मतलब कितना रेडियन, तो पाई बाई 180 इंटू 90 विच इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 90, और 90 टू जा 180 इज इक्वल टू पाई बाई 2। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। ठीक इसी तरह 180 डिग्री का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री का मतलब हो जाएगा 90, ऐसे भी हम लोग सीधा ही कर सकते हैं, 90 का 2 टाइम्स है तो इधर भी 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि पाई रेडियन, ठीक।
फिर इसी तरह 60 डिग्री की बात करनी है, 180 डिग्री का पाई है तो 60 डिग्री का मतलब पाई/3, 180/360 होता है पाई/3, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं रेडियन। 30 डिग्री का पाई/6 आ जाएगा, एंड सो ऑन हम लोग किसी का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेडियन का डेफिनेशन हुआ। ठीक है, अब इसे नोट कर लो फिर मिटाते हैं। अब किसी भी सिस्टम में हमें चेंज करना होगा, हमारे पास है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सारा फॉर्म्स निकाल लिया है। अब बात करते हैं कि सर्कुलर सिस्टम तो हो गया, सर्कुलर सिस्टम को भी मिटा देता हूं। अब बात ये आती है कि अभी तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था या एंगल के बारे में मेजरमेंट किया था, तो सिर्फ पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे थे, सिर्फ हम लोग या फिर एक्यूट एंगल के ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे थे। लेकिन एंगल मतलब सेंस ऑफ रोटेशन, जैसे हमने कहा एंगल का मेजरमेंट सेंस ऑफ रोटेशन से जाके जुड़ता है, तो सेंस ऑफ रोटेशन तो दो तरह से हो सकता है ना। अगर हम लोग बात करें सेंस ऑफ रोटेशन की, तो ये तो दो तरीके से हो सकता है। कैसे दो तरीके से? एक हो सकता है क्लॉकवाइज हो, एक हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज हो, है ना। तो एक हो सकता है कि क्लॉकवाइज हम मूव करें और एक हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। तो दो तरह का सेंस यहाँ पे हो रहा है। अब फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो दो डिफरेंट सेंस का रोटेशन दो अलग अलग बात कहता है। चाहे वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं, है ना। तो दो सेंस बिल्कुल ही अलग अलग फिजिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ भी दो अलग अलग सेंस को हमें अलग अलग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और हमारे पास सबसे अच्छा तरीका रिप्रेजेंट करने का, एक सेंस को पॉजिटिव कहे तो दूसरे को नेगेटिव कहना पड़ेगा। जो माना गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हमेशा पॉजिटिव माना गया और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज rotation is taken as positive angle, okay, और clockwise rotation is taken as नेगेटिव एंगल। ठीक है, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, एक बात हुई। दूसरी बात, जब भी हम सर्कुलर सिस्टम में बात करते हैं, सर्कुलर सिस्टम में, तो कहां से बिगिन करें, कहां से बिगिनिंग करें, कहां से शुरुआत करें, इस पे भी बात मायने रखता है। क्योंकि पॉजिटिव आप ले रहे हो और नेगेटिव ले रहे हो, तो कहीं तो जीरो होगा, जीरो से कहीं से भी जीरो शुरू नहीं कर सकते, है ना। तो हमेशा बिगनिंग किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, हमेशा एंगल का जो मेजरमेंट किया जाता है, ऑल एंगल, मैं लिख देता हूं, ऑल एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सारा एंगल मेजर किया जा सकता है। ठीक है, एक और जरूरी बात क्या, एंगल का जो हम लोग अभी तक ये पढ़ते हैं कि वन रोटेशन 360 डिग्री, अगर टू रोटेशन हो जाए या 1.5 रोटेशन हो जाए तो क्या बोलेंगे, या वन रोटेशन से 90 डिग्री और ज्यादा चल जाए तो सिर्फ 90 तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एंगल का रोटेशन हम देखते हैं कि ये बढ़ता जाता है। यानी कि एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो स्पाइरली बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंगल का जब भी मेजरमेंट होगा तो स्पाइरली हमेशा इंक्रीज, 1000 डिग्री भी पॉसिबल है, 10,000 डिग्री भी पॉसिबल है। यानी कि आप एंगल को इंक्रीज करते हुए चलोगे, स्पाइरल डेवलप उसको करोगे, स्पाइरली डेवलप करोगे। ठीक है, तो वो मैं करके बताता हूँ। ठीक, इसे नोट कर लो, फिर मैं फिगर में इसको दिखाता हूँ।
हमने क्या देखा सर्कुलर रोटेशन में, ठीक है, सर्कुलर रोटेशन में हमने क्या देखा, जब भी एंटी क्लॉकवाइज चले तो क्या एंगल लेना है, थीटा, एंगल्स का रिप्रेजेंटेशन थीटा से मैं दे रहा हूं, थीटा क्या होगा, थीटा इज पॉजिटिव, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखा रहा है, ये दिखाना पड़ेगा, तो ठीक है, थीटा इज पॉजिटिव, ठीक। लेकिन इसी को अगर मैं कलर चेंज करता हूं, इसी को अगर मैं क्लॉकवाइज मेजर करूं तो क्या हो जाएगा, ये हमको नेगेटिव एंगल देगा, यानी एक ही रोटेशन, एक ही लाइन को हम लोग दो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि रोटेशन कैसे हम लोग ले रहे हैं। रोटेशन अगर हम लोग इधर से शुरू करके यहाँ पहुंचे तो थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर इधर से शुरू करके क्लॉकवाइज चल करके यहाँ पहुंचे तो हमारा जो एंगल थीटा जो है वो निगेटिव होगा, ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या कही, शुरू कहाँ से करना है, हमेशा बिगनिंग इसी से करना है। किसी भी मेजरमेंट की शुरुआत, एंगुलर मेजरमेंट की शुरुआत जब हम लोग सर्कुलर रोटेशन की बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही शुरू करेंगे, अगर इसे हम एक्स एक्सिस इसे वाई एक्सिस बोले तो, ठीक है। अब अगर बात करें कि सर्कुलरली मैंने कहा कि हमेशा इंक्रीज करता जाएगा, है ना। अगर पॉजिटिव एंगल की बात करें, पॉजिटिव एंगल तो वो कैसा जाएगा, हाँ एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसा यहाँ से शुरू होगा, ठीक, ऐसा, ये हुआ 360 डिग्री, फिर उसमें 98 किए, फिर 98 किए, कितना हुआ 540, 720 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा एंगल, ऐसा नहीं होगा कि एंगल आप रोक पाओगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगा, ऐसा ऐसा, इस तरह से हमने देखा, सॉरी ये पॉजिटिव एंगल को दिखा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एंगल को दिखा रहा है, ठीक इसी तरह अगर मैं बात करूं निगेटिव एंगल की, निगेटिव एंगल, तो हमें कैसे चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलने के लिए ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो एंड सो ऑन, ठीक है। तो कैसे चला हमने, क्लॉकवाइज, इस तरह से हमने देखा, ये निगेटिव एंगल को शो कर रहा है। और अगर हम बात करें कि अगर मान लो हमें चलना है 330 डिग्री में माइनस 330 डिग्री, नेगेटिव ऑफ 330 डिग्री, तो हमें यहाँ से चलना होगा और यहाँ वापस वन कंप्लीट रोटेशन जैसे ही पूरा हुआ 360 डिग्री, यानी उससे थोड़ा कम फास्ट वाले क्वाड्रेंट की बात होगी, ठीक। तो इस बेसिस पे, सर्कुलर सेंस ऑफ रोटेशन के बेसिस पर ये जो माना गया, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा गया इसको, सेकंड क्वाड्रेंट इसको, थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको 4 इक्वल, एक प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है। अब इस पूरी बात में एक बात, आज की जो सबसे आखिरी बात, फिर हम लोग आगे अगली क्लास में चलेंगे, ये कि ये सब एंगल की जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो हम लोग एक प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, एक प्लेन में हम लोग एंगुलर सेंस, एंगल को सेंस कर पा रहे हैं। हम लोग जैसे इस प्लेन में ही हम लोग मूव कर रहे हैं, हम लोग इधर से इधर नहीं निकल रहे, इस एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग जब भी मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन की ही एंगल की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि अगर हम लोग मान लो मैं ऐसे मूव करूं, ठीक है, ये एक प्लेन में रोटेशन है, ये दूसरा प्लेन हो गया,
है ना। ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया। तो सेंस ऑफ रोटेशन अभी तक जो भी हमने बात की है वो एक प्लेन के अंदर एंगल को कैसे मेजर कर रहा है, प्लेन एंगल भी इसको बोलते हैं। सॉलिड एंगल अलग चीज होता है, वो हम लोग अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये प्लेन एंगल की पूरी बात रही, इसकी पूरी हिस्ट्री रही। अगले दिन हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पे चलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री की हिस्ट्री कैसे रही, वो कहाँ से आया, कैसे एक एक नोमेनक्लेचर आया, कैसे लोगों ने बनाया, पाइथागोरस के लॉ के बाद, यूक्लिड के ज्योमेट्री के बाद ट्रिगोनोमेट्री का डेवलप बहुत लंबे दौर में हुआ। आज हम लोगों ने एंगल की पूरी हिस्ट्री देखी। तो आज की क्लास में इतना ही। शुक्रिया दोस्तों।